नहीं, सारे नेता जिम्मेदार हैं और इसके केंद्रीय विद्यालय के लिए तो ख़ास तरीके से शहर विधायक जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने मना लिख कर भेजा। आपने कहा कि सांसद प्रतिनिधि भी झूठ बोल रहे हैं ज़मीन को लेकर। नहीं, उन्हें मालूमात नहीं है। आपने कहा हक मारा गया है, तो हक कहाँ मारा गया है, किसने मारा? नहीं, ये हक तो संभल के नेताओं ने मारा और यकीन के साथ कहता हूँ कि संभल इतिहास रचेगा और दूसरा हैदराबाद इंशाल्लाह संभल बनेगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। आज हमारे पास खास बातचीत के लिए मौजूद है संभल से समाज सेवी व AIM पार्टी से नेता मुशीर खां तरीन साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हल्ला बोल। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं नए साल की संभल के सभी विधानसभा 33 के क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ में द हल्ला बोल को भी थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि आप समाज सेवा से राजनीति पारी का आगाज़ कर रहे हैं, तो आपने AIM पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, हमारा मकसद है समाज सेवा करना। समाज सेवा मैं लगभग 17 साल की उम्र से कर रहा हूँ और मुझे शौक़ है, और इस समाज सेवा में रहते रहते फिर लोगों ने मुझे जो है वो सियासत में आने का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, तो मैं सियासत में आया। और जहाँ तक सवाल है AIM का, तो AIM जो है वो हक की बात करती है, गरीब और दलित कमज़ोर तबके को उभारने का काम करने की कोशिश करती है। वही मिशन हमारा भी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का हमेशा से ये ख्वाब है कि दलित कमज़ोर जो कुचला हुआ तबका है वो उभर कर ऊपर आए और उनके हक़ की लड़ाई लड़ी जाए। तो उनके विचार हमारे विचार मिलते हैं, तो इसलिए हमने जो है AIM को चुना। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस पार्टी में रहते हुए हक़ की लड़ाई लड़ेंगे। जो संभल का तो वैसे भी हक़ मारा जा चुका है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी जो संभल का हक़ मारा जा चुका है उसको हम दिलाने का पूरा प्रयास करें। आपने कहा हक़ मारा गया है, तो हक़ कहाँ मारा गया है, किसने मारा? नहीं, ये हक़ तो संभल के नेताओं ने मारा, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि संभल डिस्ट्रिक्ट हुआ और डिस्ट्रिक्ट होने के बाद में उसके साथ में कितना बड़ा विश्वासघात हुआ। संभल का कद बजाय बढ़ने के और कम हो गया। यहाँ पे ADM 50 साल पहले से बैठते थे और ASP बैठा करते थे। ASP और DM को भी यहाँ से उठा लिया गया और यहाँ के जो दफ्तर थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक महीने के आए हुए एक मंत्री वो उठा कर ले गई, और हमारे जो नेता थे वो तमाशबीन बने हुए वो तमाशा देखते रहे, और पब्लिक को उन्होंने उनका जो विश्वास पब्लिक ने उनके ऊपर कायम किया था उस विश्वास को उन्होंने ठेस पहुँचाई। आप नेताओं की बात कर रहे हो कि हक़ जो है नेताओं ने मारा, किन नेताओं ने मारा? जो भी संभल के नेता थे, जो यहाँ पे बरसर इख्तिदार थे, जो यहाँ के हम पब्लिक ने जिनको अपना प्रतिनिधि बनाया था, जिनको सपोर्ट की थी, उन सारे नेताओं ने यहाँ पे जो है विश्वासघात जनता के साथ में किया। जो जनता का हक़ था वो नहीं मिल पाया। जनता ने अपने वोट का हक़ इसलिए इस्तेमाल किया था कि उन्हें इंसाफ मिले। एक बार, दो बार, कई बार जो है जनता को छला गया, और जनता भोली भाली जनता, संभल के लोग बहुत ज़्यादा सीधे हैं। संभल के लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या हो सकता था या क्या क्या संभल को मिला था और वो मिलने के बाद में उनसे छीन लिया गया। तो इस बारे में संभल वालों को पता नहीं है। यहाँ की जनता बेइंतहा भोली है, उनके भोलेपन को देखते हुए उनको छला गया। अच्छा, लेकिन आप 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे? इंशाल्लाह अगर पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी तो मैं बिल्कुल प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी या BSP या BJP को टक्कर दे पाएगी? क्यों नहीं देगी। संभल तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता
बहुत बड़ा बदलाव चाहती है। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि संभल इतिहास रचेगा और दूसरा हैदराबाद इंशाल्लाह संभल बनेगा। ये हम लोगों को उम्मीद है। और जो पुराने जो तजर्बेकार लोग हैं उनका भी कहना ये है कि यहाँ की सीट निकलेगी ही नहीं बल्कि भारी बहुमत के साथ निकलेगी, इंशाल्लाह छक्के छुड़ा देगी। लेकिन सपा नेता फिरोज़ खां कहते हैं कि व्यक्ति को वोट पड़ा था 2017 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये तो जब पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो फिर मजबूर होती है, उसे कहीं ना कहीं तो वोट अपना डालना है। तो उसने अपने वोट का इस्तेमाल किया, वो चाहे उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई या कुछ भी हुआ, उसने अपना वोट का इस्तेमाल किया। चूँकि कोई अल्टरनेट नहीं था, अब इंशाल्लाह उसको अल्टरनेट मिलेगा। एक समाज सेवी के तौर पे उसे एक रास्ता मिलेगा। और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं इंशाल्लाह जनता की चाहत के ऊपर खरा उतरूं। ये मेरी कोशिश है और मैं उस कोशिश में इंशाल्लाह कामयाब। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो उन्हीं सीटों पर चुनाव क्यों लड़ती है जहां मुस्लिम वोटर ज़्यादा होते हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है? वो उन सीटों पर क्यों नहीं लड़ती जहां पर हिंदू वोटर ज़्यादा हों? देखें, ये एक आम बात लोगों की ज़बान पे रहती है। लोग ख़ास तरीके से समाजवादी के लोग जो हैं वो उन्हें पूरा ख़तरा है ओवैसी साहब से। वो इस बात का प्रोपेगेंडा करने में नहीं चूकते कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है या वोट कटवा पार्टी है। तो उस बात को आप नज़र में इससे इसमें शक की निगाह वहाँ आ जाती है ना, जहाँ मैंने बोला कि उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाते हैं जहाँ मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर ज़्यादा हों। तो ऐसी सीटों पर भी तो उम्मीदवार उतारे जाएं जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा है। नहीं, जहाँ हिंदू आबादी होगी वहाँ भी उतारेंगे। अभी गठबंधन इंशाल्लाह चल रहा है, कुछ पार्टियों से गठबंधन हो चुका है और बहुत सी पार्टियां हैं उनसे भी गठबंधन होने की उम्मीद है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी किसी विशेष धर्म के लोगों को ही उतारना चाहती है। जैसे जहाँ जैसे मौका मिलेगा, जैसे हमारी बात हुई है पार्टी के लोगों से हमारे ऊपर के लेवल पे, तो वो ये पक्की बात है कि जहाँ जैसा माहौल होगा उस हिसाब से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म के लोगों को जो है टिकट दे सकती है पार्टी और लड़वा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इस बार इलेक्शन लड़ने की जो बात है, देखिए, अगर सारी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे तो सारी सीटों में फिर कहने वालों को और मौका मिलेगा। वो कहेंगे कि वोट कटवा हैं और इन्होंने सारी सीटों पर जहाँ पर इनका कुछ भी नहीं था वहाँ इन्होंने जो है वोट काट लिया और हरवा दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जिन एरियो में ओवैसी साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा वो सीटें कैसे हार गई, बीजेपी कैसे आगे बढ़ गई? तो खाली मूली का इल्ज़ाम लगाना जो है वो सही नहीं है। ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और हम जो है अभी ओवैसी साहब का ये कहना है कि चंद सीटों के ऊपर, वो कितनी पे फैसला होता है ये तो अभी आगे चल के बताया जाएगा, वो ऐलान करेंगे। तो मुख्तसर सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और इंशाल्लाह सारी क़ुव्वत उसके ऊपर लगाई जाएगी। पूरी MIM मिल के उसके ऊपर काम करेगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें कामयाबी हासिल होगी। अच्छा, संभल में मुख्य लड़ाई किससे, बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से? संभल में तो अभी क्या समीकरण बनते हैं, आगे चल के क्या हालात बनते हैं, किस पार्टी से पैक्ट होगा, कौन सी पार्टी किसके साथ होगी, ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे। नहीं, आज ही की अगर स्थिति की बात करें, अगर यही हालात 2022 में भी रहते हैं तो मुख्य लड़ाई किससे होगी? मुख्य लड़ाई बीजेपी से होगी। मतलब समाजवादी पार्टी को आप मानते ही नहीं? समाजवादी पार्टी बहुत पीछे जाएगी। समाजवादी का अब दौर ख़त्म हो गया, अब समाजवादी के चाहने वाले नहीं रहे। इसी बात का ख़तरा जो है वो समाजवादी को है। वही लोग तरह तरह के प्रोपेगेंडे जो है चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनका जो वोट बैंक है वही हमारा वोट बैंक है और इसके साथ साथ फिर जो है हम दलित को साथ में लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह दलित और मुस्लिम मिलके हमारा जो है वो हमें अक्सरियत मिलेगी।
बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता? बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, संभल में एक समस्या ये भी है और लोग चाहते हैं कि संभल में एक यूनिवर्सिटी हो, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, लेकिन यहाँ के विधायक हों या एमपी हों, उन पर लगातार ये इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि उन्होंने सरकार में रहते हुए भी संभल को ये चीज़ें नहीं दी। तो इसके लिए आप उन्हें ज़िम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं भाई। जो जनता ने जिन लोगों को चुनकर भेजा, जिनके ऊपर यकीन किया, वो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो संभल को उन चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है वो अवेलेबल करवाएं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें टाइम नहीं मिला हो, वक्त नहीं मिला हो। बरसरे इक़्तिदार पार्टी में थे, मौका मिला था। अगर वो चाहते तो संभल को बहुत कुछ दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं दिलवाया। वो लोग अपने अपने जो उन्हें पद मिले हुए थे, उन पदों में खोए हुए थे, मस्त थे। तो अब दूसरी चीज़ है केंद्रीय विद्यालय की। तो केंद्रीय विद्यालय का, जैसा कि मैंने आपने कोई अभी पिछले दिनों में इंटरव्यू लिया था, तो उसमें मैंने देखा कि साहब कह रहे थे कि संभल को ज़मीन नहीं मिली, इसलिए केंद्रीय विद्यालय को ज़मीन नहीं मिली, इसलिए केंद्रीय विद्यालय वापस चला गया। तो ऐसा नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं होती। तो मैं उनकी मालूमात के लिए ये बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संभल में मंजूर हो गया था, और मंजूर होने के साथ साथ उसमें ज़मीन हम लोगों ने दे दी थी। और वो ज़मीन देने के बाद में ये फातमी साहब एमपी थे, एमपी क्या बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो उन्होंने जो है नदीम भाई से ये वायदा किया था कि जितने भी बड़े काम जो दरभंगा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे, वो काम संभल में भी होंगे। तो उन्होंने संभल के लिए भी वो पास करवाया। फिर उन्होंने ये बताया कि एक संतुति लेटर आएगा, उस संतुति लेटर के ऊपर आपके मुकामी विधायक सिग्नेचर करके देंगे, और उसमें ये कहेंगे कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है। तो नदीम भाई यहाँ आए हुए थे, उन्होंने विधायक जी के पास गए, उन्होंने जाकर उनसे बताया कि ऐसे ऐसे एक लेटर आएगा और एक केंद्रीय विद्यालय हमने मंजूर करा दिया है, और उसकी ज़मीन जो है वो हम लोगों ने दे दी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सिग्नेचर करके और लिख के यहाँ से दे दूँगा। कुछ 2 महीने के बाद जब फातिमा भाई नदीम भाई को मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई नदीम मियाँ, क्या इतने गिरे हुए भी लोग हो सकते हैं कि जो इस तरीक़े का काम कर जाएं कि आपके विधायक ने वहाँ से लिख के भेज दिया कि संभल में केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती और क्या होगी कि एक पहले क्लास से और इंटर तक की पढ़ाई 20 रुपए के रजिस्ट्रेशन में सीबीएसई स्कूल की बच्चों को मिलेगी। गरीब का बच्चा और रक्षा वाले का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ लेगा। तो वो फैसिलिटी जो है इन्होंने गंवा दी। क्या ऐसा सोच सकता है कोई? तो नदीम भाई यहाँ आने के बाद में उन विधायक जी के पास गए और उनसे जाकर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने लौट के जवाब ये दिया कि नदीम मियाँ, मैंने तो ये सोचा कि आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है संभल वालों के ऊपर। आपने उसके रामपुर को इतना दिया और अलीगढ़ को इतना दिया, और संभल में आपने स्कूल कॉलेज के लिए इतनी ज़मीन दान की। आपने ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को आपने इतनी ज़मीन दी। तो मेरा मुंह नहीं पड़ा कि मैं आपसे कहूँ कि ये इसके लिए भी ज़मीन दें। तो उन्होंने सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई आप कह कब रहे थे मुझसे कि ज़मीन मुझसे आप मांग कब रहे थे? मैं तो ज़मीन दे चुका था और मैं तो आपसे कह कर गया था। बोले हाँ, बस मुझे वो बात आपकी याद नहीं रही और मुझसे गलती हो गई। तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? अकेले वो ज़िम्मेदार है, शहर विधायक जी। लेकिन आपने कहा कि सांसद प्रतिनिधि भी झूठ बोल रहे हैं ज़मीन को लेकर। नहीं, उन्हें मालूमात नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है कि ज़मीन हम लोग दे चुके थे, क्योंकि उनके बीच की बात नहीं है ना। वो तो नदीम भाई के दोस्त हैं फातमी भाई, और फातमी भाई ने वो नदीम भाई से वायदा के मुताबिक उन्होंने वो पास कराया था, और उन्होंने ही नदीम भाई से कहा था कि ज़मीन नहीं मिल रही है तो आप दे दीजिए। नदीम भाई ने फ़ौरन जो है ज़मीन देने का वायदा किया उनसे, और ज़मीन का ऐलान कर दिया कि भाई ठीक है, हम ज़मीन दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वो अगर उस दौर में वो लेटर मिल जाता तो केंद्रीय विद्यालय तो स्थापित हो चुका था। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यह है कि अभी भी अगर वो तैयार हों और वो ला सकते हों, उनके अंदर अगर दम है और वो यूनिवर्सिटी बनवा सकते हों, तो ज़मीन हम देने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय संभल में नहीं है तो इसके लिए ज़िम्मेदार शहर विधायक को ठहरा रहे हैं? नहीं, सारे नेता ज़िम्मेदार हैं, और इसके केंद्रीय विद्यालय के लिए तो ख़ास तरीके से शहर विधायक ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने मना लिख कर भेजा। उन्होंने लिख दिया कि हमें संभल को ज़रूरत नहीं है।
ये पूरी जिम्मेदारी उनकी है। अगर ऐसा होता तो उन्हें किसी न किसी चुनाव में घाटा तो होता, नुकसान होता, लेकिन लगातार वो 25-26 साल से विधायक हैं, तो इसके लिए क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिए, पब्लिक को ऑप्शन नहीं मिलता। दूसरे एक बात यह है कि लोग उन्हें कम, समाजवादी को ज़्यादा वोट देते थे, तो अब जो है उनके सामने विकल्प है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि जनता को विकल्प चाहिए था, वो विकल्प जो है वो उसे मिल रहा है। तो मुझसे बेपनाह जनता मोहब्बत कर रही है और मुझे अंदाज़ा है कि जनता जिस तरीके का मुझे सपोर्ट के लिए तैयार है, उस तरीके से इंशाल्लाह उनका जो है डिब्बा गोल हो जाएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर संभल की जनता आपको विधायक चुन लेती है तो क्या चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, सबसे पहली चुनौती तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की है। पूरा प्रयास मेरा, मेरे घर वालों का है और रहेगा कि संभल को एक यूनिवर्सिटी दी जाए। दूसरा प्रयास है संभल को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। हालांकि मेडिकल कॉलेज एक संभल में पास हो चुका है, उसके लिए डीएम साहब और एसडीएम साहब के पास मीटिंग थी बैजोई में, उन्होंने हमें बुलाया था। हम लोगों ने ज़मीन देने के लिए उनसे कह दिया है और सिरसी चेयरमैन के पास भी एक सरकारी ज़मीन इंटर कॉलेज की है, उन्होंने भी देने के लिए कह दिया है। अगर सरकारी ज़मीन वो देते हैं तो ठीक है, वो उसमें बनेगा, और अगर वो नहीं देते हैं उसके लिए भी ज़मीन देने के लिए हम लोगों ने डीएम साहब से और एसडीएम साहब से हम वायदा कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम उसको ज़मीन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू द हल्ला बोल का, और मुझे उम्मीद है कि द हल्ला बोल इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और तरक्की करता रहेगा। थैंक यू। ये थे संभल से समाज सेवी व एआईएम पार्टी के नेता मुशीर खां तरीम, जिन्होंने शहर विधायक पर जमकर निशाना साधा। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।